Welcome to Nexa Fiction Channel Rebirth of Underworld Princess. चैप्टर 74 जब प्यार जहम बन गया। आर्विका बिस्तर के गद्दे पर अपनी पीठ के बल पड़ी दर्द से बुरी तरह करा रही थी। उसकी पतली कमर के निचले हिस्से पर उस जोरदार फोर्स की वजह से एक बहुत ही गहरा अंदरूनी जख्म हो चुका था। लेकिन रेयांश का दिमाग इस समय उस जहरीले केमिकल के असर के कारण पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसके सोचने समझने, सही गलत का फैसला करने की दिमागी क्षमता पूरी तरह खाक हो चुकी थी। वह इस समय साक्षात नर्क से आया हुआ कोई बेरहम डीमन लग रहा था, जिसके सिर पर सिर्फ और खुद अपनी इस जान पर अधिकार जमाने का पागलपन सवार था। वह एक आदमखोर भेड़िए की रफ्तार से आगे बढ़ा। वह बिस्तर पर घुटनों के बल आया। उसने आर्विका को अपने कड़े बदन के नीचे दोबारा दबोचा और अपने गुस्से व उस बेकाबू जहर के आवेग को कंट्रोल न कर पाने की वजह से उसने सीधे नीचे झुककर आर्विका के उन कोमल गुलाबी होठों को अपने मुंह के भीतर भरा और बेहद बेरहमी तथा क्रूरता के साथ वहां बाइट करना शुरू कर दिया। उफ! रेयांश! आर्विका को अपने होठों पर इस समय दर्द महसूस हो रहा था। रेयांश के दांत उसके होठों की कोमल त्वचा को पूरी तरह से चीर रहे थे। लेकिन आर्विका यह बात अंदर से जानती थी कि रेयांश आज जो कुछ भी उसके साथ यह हिंसक बर्ताव कर रहा है, वह पूरी तरह अपने पूरे होशहवास में रहकर बिल्कुल नहीं कर रहा है। यह सब उस अज्ञात जहर था। यही सोचकर उसने अपने हाथ उठाए। उसने रेयांश को खुद से दूर धकेलने की जरा सी भी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने बहुत ही प्यार के साथ अपने दोनों हाथ रेयांश के उन घने बिखरे हुए बालों के भीतर डाल दिए और उसके सिर को बहुत ही धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने अपने होठों को ढीला किया और रेयांश के उस रफ चुंबन का बहुत ही गहराई और प्यार के साथ रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, ताकि उसकी इस छुअन और उसके इस अपनेपन को महसूस करके रेयांश के भीतर उबल रहा वह भयानक गुस्सा थोड़ा सा शांत हो सके। लेकिन वह जहर आज रेयांश के खून के भीतर पूरी तरह से हावी हो चुका था। कुछ देर तक होठों को बेरहमी से चूमने और काटने के बाद वह थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुका। उसने आर्विका की गोरी सुकुमार गर्दन और उसकी सुंदर कॉलर बोन के ऊपर अपने मुंह को सीधे टिका दिया। वह होश खोए हुए बिल्कुल पागलों की तरह आर्विका की उस नाजुक गर्दन की त्वचा पर जगह-जगह गहरी चुंबन देने लगा और अपने तीखे दांतों से वहां बेरहमी से बाइट करने लगा। रेयांश के दांतों का आर्विका का यह नाजुक शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखते ही देखते उसकी उस गर्दन की गोरी त्वचा पर गहरे नीले और लाल रंग के डरावने बाइट मार्क्स सजने लगे और उन जख्मों से वहां से खून धीरे धीरे बाहर की तरफ रिसने लगा। दर्द की वह सीमा इतनी ज्यादा पार हो चुकी थी कि आर्विका ने अपने होठों को बहुत कड़ाई से भींचा, लेकिन इसके बावजूद उसकी उन खूबसूरत हेजल आंखों के कोनों से दर्द के मारे आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें लगातार बाहर निकलकर बहने लगी। वह खामोशी से इस पूरे दर्द को सिर्फ रेयांश के लिए झेल रही थी। रेयांश का पागलपन अब अपनी आखिरी सीमा को लांघकर आर्विका के साथ आगे बढ़ने ही वाला था कि ठीक उसी मौके पर साइड टेबल पर रखा आर्विका का स्मार्टफोन अचानक जोर से रिंग हो उठा। कमरे के उस माहौल में फोन की उस तीखी रिंगटोन की आवाज गूंजी, लेकिन रेयांश नहीं रुका। वह आगे बढ़ने लगा। तभी वह फोन बिना रुके तुरंत दूसरी बार भी बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। उस लगातार आती फोन की तीखी आवाज ने आखिरकार रेयांश के उस सुन्न हो चुके दिमाग की नसों पर एक बहुत ही तेज प्रहार किया। वह झटके के साथ होश की दुनिया में वापस लौटा। वह बिस्तर पर आर्विका के शरीर से थोड़ा सा दूर हुआ और सीधा खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी गहरी
डार्क ब्लैक आंखें घूमकर सीधे नीचे बिस्तर पर लेटी आर्विका के पूरे वजूद के ऊपर जाकर टिक गईं। सामने का नजारा देखते ही रेयांश का अपना मजबूत दिल भी अंदर तक पूरी तरह दहल गया। आर्विका ने दर्द के मारे अपनी दोनों आंखें बहुत ही कसकर मींच रखी थी। उसके उन सुंदर गुलाबी होठों से खून बह रहा था और उसकी उस पूरी नाजुक गोरी गर्दन और कॉलर बोन के ऊपर रेयांश के अपने खुद के दांतों के काटने के इतने ज्यादा गहरे मार्क्स छपे हुए थे, जिनसे अभी भी लाल खून की बूंदें टपक रही थी। अपनी ही आंखों के सामने अपनी इस जान का यह हश्र देखकर रेयांश के भीतर एक बहुत ही भयानक, बेकाबू और जानलेवा अपराध बोध और खुद के लिए घोर नफरत जाग उठी। उसका पूरा शरीर अंदर से कांपने लगा। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा कि वह अपनी इस गलती के लिए खुद को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, वह मुड़ा और सीधे कमरे से अटैच वॉशरूम के भीतर चला गया। आर्विका ने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही रेयांश को वॉशरूम की तरफ भागते हुए देखा, लेकिन उसने पीछे से आवाज देकर उसे रोकने की जरा सी भी कोई कोशिश बिल्कुल नहीं की। भले ही वह जानती थी कि रेयांश ने आज उसके साथ जो यह हिंसक बर्ताव किया है, वह पूरी तरह से उस जहर के दौरों के वश में आकर किया है। उसने जानबूझकर अपनी मर्जी से ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन हकीकत यह भी थी कि एक औरत के नाते वह रेयांश के इस कदर हिंसक, बेरहम और भयानक बिहेवियर को अंदर से जरा सा भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और अपने उस खून से सने मुंह और होठों के ऊपर बहुत ही कड़ाई से रख लिया। जैसे ही उसका हाथ मुंह पर लगा, उसके सब्र का वो कड़ा बांध एक सेकंड में टूट गया और आर्विका की उन हेजल आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बिना किसी आवाज के खामोशी से बह-बहकर उसके गालों को भिगोने लगा। वह बिस्तर पर अकेले लेटी-लेटी न जाने कब इसी दर्द और कमजोरी की वजह से गहरी नींद के आगोश में सो गई। उसे खुद भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी ओर बाथरूम के भीतर का माहौल बहुत ज्यादा खौफनाक बना हुआ था। रेयांश जैसे ही आईने के सामने आया, उसे खुद अपने इस चेहरे से इस कदर नफरत महसूस होने लगी कि उसने अपनी पूरी ताकत को समेटा और अपने दाहिने हाथ की मजबूत मुट्ठी से सीधे बाथरूम की उस दीवार पर एक बहुत ही जबरदस्त, जानलेवा पंच दे मारा। धाड़! वह प्रहार इतना ज्यादा तेज था कि उस कड़े पंच की वजह से उसकी खुद की उंगलियों की पूरी चमड़ी उखड़ गई और उसकी हड्डियों को चीरता हुआ लाल रंग का खून बहुत ही तेजी से बाहर निकलकर दीवार पर बिखर गया। लेकिन रेयांश को अपने इस हाथ के जख्म और इस बहते खून की इस समय रत्ती भर भी कोई फिक्र या कोई चिंता बिल्कुल नहीं थी। उसे लग रहा था कि यह दर्द उसकी उस गलती के आगे बहुत छोटा था। उसने शावर को ऑन किया और बिना अपने कपड़े उतारे सीधे उस बर्फ जैसे ठंडे पानी की बौछार के नीचे जाकर सीधा खड़ा हो गया। वह ठंडा पानी जैसे ही उसके सिर और उसकी त्वचा पर गिरने लगा, उसके दिमाग के भीतर वह धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे अंदर से थोड़ी सी राहत मिलने लगी। पूरे आधे घंटे तक वह उसी ठंडे शावर के नीचे अकेला खड़ा होकर भीगता रहा, खुद को पूरी तरह से क्लीन करता रहा। आधे घंटे के बाद उसने शावर बंद किया, अपनी बॉडी को सुखाया और बाथरूम की अलमारी में रखे साफ एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर वापस बेडरूम के भीतर बाहर आ गया। कमरे में वापस आते ही रेयांश की नजर सीधे बिस्तर की तरफ गई, जहां आर्विका इस समय उसी पुरानी थकी हुई पोजीशन में कंबल के भीतर शांत सो रही थी। रेयांश दबे कदमों से उसके बिल्कुल करीब आया। उसने गौर से देखा कि सोते हुए भी आर्विका के उन दोनों गोरे गालों के ऊपर आंसुओं के बहने के ताजे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी उस नाजुक गर्दन पर रेयांश के अपने दांतों के काटने के वे गहरे, खूनी घाव सूख चुके थे।
यह नज़ारा देखते ही रेयांश के सीने के भीतर एक बार फिर से बहुत भयानक गुस्सा जागने लगा था। लेकिन इस बार उसने अपने इस गुस्से को अंदर ही अंदर पूरी तरह से शांत किया, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि इस समय उसका यह गुस्सा खुद आर्विका की अपनी सुरक्षा और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा घातक और जानलेवा साबित हो सकता था। वह दोबारा अपना आपा नहीं खो सकता था। वह दोबारा बाथरूम के भीतर गया। उसने एक साफ, मुलायम सफेद तौलिए को ठंडे पानी में पूरी तरह से गीला किया और उसे हाथ में थामे बाहर आया। उसने बहुत ही ज्यादा सावधानी, कोमलता और हिफाजत के साथ उस गीले तौलिए से आर्विका के चेहरे पर जमे उन आंसुओं के निशानों और उसके होठों के खून को बहुत ही धीरे धीरे साफ किया। इसके बाद उसने बेड के पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स को खोला और उसके भीतर से एक एंटीसेप्टिक हीलिंग ट्यूब बाहर निकाली। उसने अपनी उंगलियों के पोरों पर वह दवा लगाई और बहुत ही ज्यादा संभलकर, बिना आर्विका की नींद को तोड़े, उसकी उस गर्दन के उन घावों के ऊपर वह मरहम बहुत ही प्यार से लगा दिया। अपनी जान की पूरी केयर करने के बाद उसने कंबल को उसके कंधों तक अच्छे से ढका और बहुत ही भारी, गंभीर चेहरे के साथ अपने उस बेडरूम से बाहर हॉल की तरफ निकल गया। इस समय सुबह के पूरे 11 बज चुके थे। पूरे रायजादा मैंशन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी बड़े, राजवीर जी, संजय जी और वीर, अंडरवर्ल्ड और अपनी कंपनी के बहुत ही अर्जेंट मैटर्स को सुलझाने के लिए पहले ही अपनी अपनी कारों से ऑफिस के लिए निकल चुके थे और विवान अपने स्कूल जा चुका था। पूरा मैंशन खाली था। रेयांश चलता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। उसने तैनात अपने गार्ड्स के पास जाकर बहुत ही धीमी, ठंडी आवाज में कुछ बात की और उसके बाद वह सीधे मैंशन के सबसे निचले और गुप्त बेसमेंट के टॉर्चर रूम की तरफ अकेला बढ़ गया। ठीक 10 मिनट के बाद उस बेसमेंट का दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। रेयांश के 2 गार्ड्स उस 30 साल के घरेलू नौकर को, जिसने आज सुबह रूम में आर्विका पर अपनी गंदी और हवस भरी नजरें डाली थी, उसे दोनों हाथों से पकड़कर जमीन के फर्श पर बेहद बेरहमी के साथ घसीटते हुए केबिन के भीतर लेकर आए और एक बहुत ही जबरदस्त झटके के साथ उसे सीधे रेयांश के पैरों के पास फर्श पर लाकर पटक दिया। वह नौकर, जो पहले से ही सुबह रेयांश के घूंसों की मार की वजह से आधा बेहोश और खून से लथपथ पड़ा था, उसने जैसे ही अपनी सूजी हुई आंखों को ऊपर उठाया और अपने ठीक सामने चेयर पर बैठे उस साक्षात काल के साए, यानी रेयांश कपूर की उन सुलगती हुई लाल आंखों को देखा। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वह कांपते हुए रेयांश के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और गिड़गिड़ाने लगा, बॉस, प्लीज मुझे जान से मत मारिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रेयांश ने उस इंसान की तरफ देखना भी अपने वजूद की तौहीन समझा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही कड़ा, पथरीला और बर्फीला सन्नाटा छाया रहा। उसने अपने हाथ की उंगलियों को उठाया और अपने बगल में खड़े उन दोनों खूंखार बॉडीगार्ड्स की तरफ अपनी आंखों से एक इशारा कर दिया। बॉस का वह इशारा मिलते ही वे दोनों बॉडीगार्ड्स बिना एक सेकंड का भी वक्त गंवाए तुरंत पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। उन्होंने टेबल पर रखे उन खूंखार टॉर्चर टूल्स को अपने हाथों में उठाया और बिना कोई दया दिखाए उस नौकर के पूरे जिस्म की चमड़ी को अपने कड़े औजारों से उधेड़ना और उसे बेहद बेरहमी के साथ टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बचाओ मुझे, ओ गॉड, मुझे एक ही बार में गोली मार दो, प्लीज यह दर्द मत दो, मम्मा। उस तड़पते हुए नौकर की वह रूह को चीर देने वाली खौफनाक चीखें और दया की भीख मांगने की आवाजें पूरे बंद बेसमेंट की कंक्रीट की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी।
लेकिन उसकी उन चीखों का रेयांश के दिल के ऊपर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी चेयर पर बिल्कुल शांत बैठा, अपनी आंखों के सामने उस गंदे कीड़े की हड्डियों को टूटते हुए बहुत ही शांति से देख रहा था। इसी तरह लगभग पूरे आधे घंटे के उस भयानक और खूनी टॉर्चर के बाद उस नौकर का पूरा शरीर अंदर से पूरी तरह डैमेज हो चुका था और एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उस नौकर की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। उसका वजूद इस दुनिया से पूरी तरह खाक हो चुका था। रेयांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने अपने ब्लैक कोट को सीधा किया। वह बेसमेंट के दरवाजे से बाहर आया और पोर्च में खड़ी अपनी आलीशान कार के भीतर जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वह गाड़ी रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर ठीक इसी समय बेडरूम के भीतर आर्विका की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। दवा के असर से उसकी गर्दन का दर्द थोड़ा कम हो चुका था। उसने अपने बिस्तर से उठकर सीधे टेबल पर रखा अपना वो स्मार्टफोन अपने हाथों में थाम रखा था। आर्विका इस समय अपने उस फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उसकी आवाज इस समय पूरी तरह से बर्फीले और हुक्मराना अंदाज में गूंज रही थी। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अभी आ रही हूँ। रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस। चैप्टर 75। आर्विका ने विवान के चेहरे पर कार्टून बना दिए। आर्विका ने जैसे ही अपने स्मार्टफोन से उस कॉल को कट किया, उसके चेहरे पर छाई वह उदासी पल भर में एक बर्फीले कड़ेपन में बदल गई। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और बहुत ही शांत कदमों से चलती हुई रायजादा मैंशन के पोर्च की तरफ बढ़ गई। वह अपनी कार के भीतर बैठी और गाड़ी का इंजन जोर से गरजा। कार उस चकाचौंध को चीरती हुई सीधे शहर के दूसरे सबसे पॉश इलाके में बनी उसकी खुद की बहुअरब डॉलर की रहस्यमय कंपनी, एक कॉरपोरेशन के की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही देर के सफर के बाद कार सीधे एक कॉरपोरेशन के वीआईपी पोर्च में आकर रुकी। आर्विका गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वहां तैनात ब्लैक सूट वाले गार्ड्स ने तुरंत सीधे तनकर गुड मॉर्निंग बॉस कहते हुए ग्रीट किया। आर्विका ने हमेशा की तरह अपने चेहरे को बिल्कुल शांत और कड़ा बनाए रखा और बहुत ही रौबदार कदमों से चलती हुई सीधे अपनी पर्सनल वीआईपी लिफ्ट से होते हुए अपनी सबसे ऊंची मंजिल पर बने केबिन के भीतर दाखिल हो गई। जैसे ही उसने अपने केबिन का दरवाजा ऑन किया और अंदर कदम रखा, सामने सोफे के पास पहले से ही दो बेहद प्रभावशाली, लंबे और कड़क नौजवान लड़के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ही लड़कों की उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी। वे दोनों दिखने में जरूरत से ज्यादा हैंडसम और अपनी फील्ड के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। जैसे ही आर्विका अंदर आई, उन दोनों ने बहुत ही सम्मान के साथ झुककर ग्रीट किया। आर्विका ने बदले में अपना सिर हाँ में हिलाया और आगे बढ़कर अपनी लेदर चेयर को पीछे खिसकाकर उस पर पूरे रौब के साथ बैठ गई। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट आरव को कड़क आवाज में आदेश दिया, आरव, मेरे केबिन के भीतर तुरंत एक कॉफी लेकर आओ, जल्दी करो। आदेश देने के बाद उसने अपनी गहरी हेजल आंखें सामने बैठे उन दोनों नौजवानों के चेहरों पर टिका दी। इनमें से जो पहला लड़का था उसका नाम क्रिश था और जो दूसरा लड़का था उसका नाम सेबेस्टियन था। ये दोनों आर्विका द्वारा बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाई गई देश की सबसे टॉप और खुफिया एडवांस मेडिकल रिसर्च टीम के मुख्य हेड और सीनियर रिसर्चर्स थे। आर्विका ने यह बेहद गुप्त मेडिकल टीम आखिर क्यों बनाई थी और इसके पीछे अतीत का कौन सा खौफनाक राज छुपा हुआ था, इसका पूरा खुलासा आपको इस कहानी के आने वाले पन्नों में बहुत ही गहराई और विस्तार से धीरे धीरे पता चलता रहेगा।
आर्विका ने अपनी टेबल पर कोहनी टिकाई और उन दोनों वैज्ञानिकों के साथ सीधे मुख्य मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिया। उसने उन दोनों के सामने रेयांश के खून के कुछ सीक्रेट सैंपल्स की रिपोर्ट्स रखीं। अगले पूरे 2 घंटे तक उस बंद केबिन के भीतर आर्विका ने उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक 2 घंटे के बाद क्रिश और सेबेस्टियन ने सिर झुकाया और केबिन से बाहर चले गए। आर्विका ने गहरी सांस ली और दोबारा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर अपनी कंपनी के बाकी जरूरी कामों को निपटाने में पूरी तरह से मसरूफ हो गई। वहीं दूसरी ओर शहर के बिल्कुल बीचों बीच बने कपूर कॉरपोरेशन के 30वें फ्लोर के केबिन का माहौल इस समय साक्षात काल के साये जैसा खूंखार बना हुआ था। रेयांश अपने उस ब्लैकग्रे थीम वाले आलीशान केबिन के भीतर अपनी लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी वे गहरी डार्क ब्लैक आंखें गुस्से के मारे इस समय भी हल्की सी लाल नजर आ रही थी। वह इस समय अपने पर्सनल कमांडर से कल दोपहर हाईवे की उस सुनसान गली में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही गहराई से ले रहा था। उसे पता चल चुका था कि उस हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड के किस सिंडिकेट का हाथ था। टेबल के सामने उसके 2 सबसे भरोसेमंद बचपन के दोस्त रेहान शेखावत और करण मल्होत्रा पूरी हाथ बांधे खड़े थे। रेयांश ने अपनी नजरें उठाईं, सीधे उन दोनों की आंखों में अपनी नजरें गाड़ी और अपनी बेहद भारी, बर्फीली और कंपा देने वाली कोल्ड वॉइस में हुक्म सुनाया, रेहान, करण, तुम दोनों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। इस वक्त और इसी पल से तुम हमारी पूरी अंडरवर्ल्ड फोर्स को एक्टिव मोड पर डालो और उस सिंडिकेट के जितने भी इस शहर के भीतर इल्लीगल बिजनेस और काली कमाई के अड्डे चल रहे हैं, उन सबको पूरी तरह से बंद कर दो। और आज रात ही उनके उन सभी गुप्त बेस कप्तानों के ठिकानों पर एक साथ जबरदस्त हमला करो। मुझे कल सुबह का सूरज निकलने से पहले उस पूरी गैंग का नामो निशान इस शहर के नक्शे से पूरी तरह खत्म चाहिए। एक भी गद्दार जिंदा नहीं बचना चाहिए। रेयांश का यह खौफनाक फरमान सुनते ही रेहान और करण दोनों ने एक साथ बहुत ही रौबदार आवाज में कहा, हो जाएगा। कल सुबह तक उनका पूरा साम्राज्य श्मशान बन जाएगा, तुम फिक्र मत कीजिए। इतना बोलकर वे दोनों बहुत ही फुर्ती से केबिन का दरवाजा बंद करके अपने मिशन पर निकल गए। उनके जाने के बाद रेयांश ने एक बहुत ही भारी मन से अपनी लेदर चेयर पर अपना सिर पूरी तरह पीछे की तरफ टिका लिया। वह अपनी आंखें बंद करके फिर से उसी सोच और कशमकश के चक्रव्यूह में खो गया। कल रात का वो जहर, आर्विका का वो रोता हुआ चेहरा और उसकी वो पैर की चोट, सब कुछ उसके दिमाग की नसों को बुरी तरह थका रहा था। इसी तरह काम के भारी दबाव और अंदरूनी चिंताओं के बीच उन दोनों का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा व्यस्तता के साथ बीत गया। वक्त का कांटा अपनी रफ्तार से घूमा और देखते ही देखते शाम के पूरे 7 बज चुके थे। रायजादा मैंशन के विशाल और आलीशान लिविंग हॉल के भीतर का माहौल इस समय बहुत ही ज्यादा खुशनुमा, चंचल और खिलखिलाहट से भरा हुआ था। पूरे हॉल के भीतर इस समय 2 भाई बहन के दौड़ने की और उनके चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें गूंज रही थी। हॉल के बीचों बीच सबसे आगे आगे हमारी राजकुमारी आर्विका अपनी उस सफेद सादी फ्रॉक को हवा में लहराती हुई किसी छोटी सी हिरनी की रफ्तार से पागलों की तरह आगे भाग रही थी। और उसके ठीक पीछे पीछे गुस्से में आग बबूला होकर उसका छोटा भाई विवान अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। विवान पूरे हॉल के सोफों और पिलर्स के चक्कर काटते हुए बहुत ही गुस्से भरी आवाज में चिल्ला रहा था, आरू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस सीधे साधे चेहरे पर यह घटिया स्केचिंग करने की? रुक जाओ तुम, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दरअसल हुआ यह था कि आज जब विवान स्कूल से थक हार कर वापस आया था,
तो वह अपने बेडरूम के बिस्तर पर गहरी नींद में चैन से सो रहा था। आर्विका ने जैसे ही देखा कि उसका भाई गहरी नींद में सोया हुआ है, उसके शातिर और शरारती दिमाग की घंटी बज उठी। वह दबे कदमों से चुपके से उसके कमरे के भीतर दाखिल हुई और अपने हाथ में एक ब्लैक परमानेंट मार्कर लेकर उसने सोते हुए विवान के उस पूरे गोरे चेहरे के ऊपर अपनी कलाकारी दिखाते हुए अजीबोगरीब टेढ़े-मेढ़े कार्टून्स और डरावने चित्र पूरी तरह से ड्रा कर दिए थे। और जैसे ही शाम को विवान सोकर सोफे पर नीचे आया, घर के सभी लोग, रिद्धि, वीर और खुद उसके डैड संजय जी, वे सब के सब विवान के उस कार्टून जैसे चेहरे को देखकर अपनी आंखें फाड़े जोर-जोर से हंसने लगे। शुरुआत में तो विवान पूरी तरह से कंफ्यूज था कि पूरे घर के लोग आखिरकार उसे देखकर इस कदर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं। उसने अपने कपड़ों को देखा, सब ठीक था। लेकिन बाद में, जब उसके बड़े भाई वीर ने बहुत ही शरारत से मुस्कुराते हुए अपने स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और उसकी वो तस्वीर सीधे विवान के मुंह के सामने दिखाई, तो अपना वह भूतिया और कार्टून जैसा चेहरा स्क्रीन पर देखते ही विवान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने 1 सेकंड के भीतर अपने दिमाग पर जोर डाला और वह बहुत अच्छे से जान गया था कि इस पूरे रायजादा मैंशन की दहलीज के भीतर इस कदर खूंखार और घिनौनी शरारत करने की हिम्मत सिर्फ एक ही इंसान के भीतर हो सकती है, और वह थी उसकी अपनी बहन आर्विका। उसने गुस्से में अपनी आंखें बड़ी की और पूरे घर को सिर पर उठाते हुए जोर से चिल्लाया, आर्विका! और बस उसी पल से विवान पूरे लिविंग रूम के भीतर आर्विका को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्विका भागते भागते बीच बीच में रुकती, अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकालकर विवान को चिढ़ाती और फिर से 1 सेकंड में दुगनी रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ पड़ती थी। उन दोनों भाई बहन की वह मासूम और प्यारी सी खिलखिलाहट पूरे महल की दीवारों के भीतर किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। सोफे पर बैठे राजवीर जी, संजय जी और रिद्धि उन दोनों के इस बचपने को देखकर अपनी हंसी पर काबू बिल्कुल नहीं रख पा रहे थे। सब बहुत खुश थे। इस खुशनुमा माहौल के बीच इस समय घर के होने वाले रेयांश का वजूद वहां हॉल में उपस्थित बिल्कुल नहीं था। वह अभी तक कंपनी से वापस नहीं आया था। विवान भागते भागते अब पूरी तरह से हांफने लगा था। उसने सोफे का चक्कर काटते हुए आर्विका को घूरा और गुस्से में चिल्लाकर बोला, आर्विका! मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ तुम। आर्विका ने भागते भागते ही मुड़कर देखा, अपनी आंखें मटकाई और बहुत ही बेबाक आवाज में हंसते हुए पलटकर ताना मारा, अरे ओ मिस्टर विवान रायजादा, तुम मुझे छोड़ोगे तो तब ना, जब तुम पहले अपनी इस सुस्त रफ्तार से दौड़कर मुझे छू भी पाओगे। पहले अपनी इस बहन को हाथ तो लगाकर दिखाओ, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। जाओ, जाकर पहले दौड़ना सीखो। इतना बोलकर आर्विका ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई और वह हॉल के सोफों को पीछे छोड़ती हुई सीधे मैंशन के एंट्रेंस डोर की तरफ बहुत ही तेजी से भागने लगी। विवान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपनी हार को बर्दाश्त नहीं किया। उसने बहुत ही चालाकी दिखाई। वह जैसे ही बड़े सोफे के पास पहुंचा, उसने सोफे के ऊपर रखा हुआ एक भारी मखमली कुशन अपने दोनों हाथों में उठाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वह कुशन सीधे आगे भाग रही आर्विका की पीठ पर निशाना लगाकर हवा में फेंक दिया, ताकि वह कुशन की मार से थोड़ा सा लड़खड़ाकर वहीं रुक सके। लेकिन बदनसीबी की बात यह थी कि आगे दौड़ रही आर्विका का पूरा ध्यान सिर्फ आगे के दरवाजे पर था। उसका ध्यान पीछे से आ रहे उस उड़ते हुए कुशन पर जरा सा भी बिल्कुल नहीं जा पाया। धाड़!
वह मखमली कुशन बहुत ही तेजी से आकर सीधे आर्विका की पीठ के ऊपरी हिस्से पर जोर से लगा। उस अचानक और अप्रत्याशित प्रहार की वजह से आर्विका का संतुलन हवा में एक सेकंड के लिए पूरी तरह से बिगड़ गया और वह अंदर से बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी इसी पल दरवाजे पर होने वाला था। ठीक उसी सेकंड में मैंशन का वह बड़ा दरवाजा बाहर से खुला और पूरे दिन की थकान और अंडरवर्ल्ड के खूनी मामलों को सुलझाकर खुद रेयांश अपने पूरे खूंखार और बर्फीले ऑरा के साथ अंदर कदम रख रहा था। आर्विका ने जैसे ही होश संभालकर अपने बिल्कुल सामने रेयांश के उस लंबे और चौड़े वजूद को आते देखा, उसका पूरा दिमाग घूम गया। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी यह जो दौड़ने की रफ्तार है, इस रफ्तार से वह सीधे जाकर रेयांश के उस पत्थर जैसे मजबूत सीने से बहुत ही बुरी तरह से टकरा जाएगी और उसे दोबारा अपनी नाक पर चोट खानी पड़ेगी। उसने अपने बढ़ते कदमों को जमीन पर जबरदस्ती घसीटते हुए वहीं के वहीं अचानक रुकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि अचानक रुकने की इस कोशिश की वजह से उसके पैरों का बैलेंस पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। वह हवा में पूरी तरह लड़खड़ाई और अपने दोनों हाथ हवा में लहराती हुई वह सीधे जाकर सामने खड़े रेयांश की उन चौड़ी मजबूत बाहों के घेरे के भीतर सीधे धड़ाम से गिर पड़ी। रेयांश कपूर की बाज जैसी तेज नजरों और उसकी फुर्ती का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। उसने जैसे ही अपनी इस जान को हवा में इस कदर अपनी तरफ गिरते देखा, उसने एक माइक्रोसेकंड के भीतर अपने दोनों बड़े मजबूत हाथ आगे बढ़ाए। उसने एक हाथ आर्विका की पतली कमर पर कसा, दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा और बहुत ही कोमलता तथा मजबूती के साथ आर्विका के उस पूरे नाजुक बदन को गिरने से पहले ही अपनी बाहों के घेरे में पूरी तरह से संभाल लिया। आर्विका की सांसें इस समय रेयांश के सीने से लगकर बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन खेल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। ठीक उसी पल पीछे से दौड़ता हुआ विवान भी पूरी रफ्तार के साथ आर्विका के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। विवान को इस तरह गुस्से में अपने बिल्कुल करीब आता देख आर्विका ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने तुरंत रेयांश की बाहों के घेरे का फायदा उठाया। वह रेयांश के उस लंबे और चौड़े बदन के पीछे पूरी तरह से छुप गई और रेयांश के मजबूत कंधों को अपनी उंगलियों से पकड़कर विवान को चिढ़ाने लगी। विवान भी अपनी इस हार से पीछे हटने वाला नहीं था। वह आर्विका को पकड़ने के लिए रेयांश के बाएं कंधे की तरफ से झपटा तो आर्विका फुर्ती से घूमकर रेयांश के दाहिने कंधे के पीछे चली गई। विवान दाहिनी तरफ मुड़ा तो आर्विका वापस बाईं तरफ आ गई। इन दोनों भाई बहनों के इस बचकाने दंगल और इस लुकाछिपी के खेल के चक्कर में वे दोनों मासूम बच्चे मिलकर इस पूरे अंडरवर्ल्ड के किंग यानी रेयांश के उस इतने भारी और रौबदार बदन को कभी जबरदस्ती इस तरफ खींच रहे थे तो कभी अपनी मुट्ठियों से धक्का देकर उस तरफ धकेल रहे थे। वे उसे महज एक लकड़ी का खंभा समझकर उसके पीछे छिपे जा रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों की इस बचकानी और बकवास हरकत की वजह से पूरे दिन के उस मानसिक थकान से जूझ रहे रेयांश के भीतर का वह खूंखार जानवर पूरी तरह से जाग उठा। उसका वो कड़क गुस्सा एक सेकंड के भीतर सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे का वो सॉफ्ट भाव पल भर में गायब हो गया और उसकी आंखें गुस्से के मारे बिल्कुल कड़ी और डार्क हो गईं। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचा, हॉल को हिला देने वाली, रूह को कपा देने वाली एक बेहद तेज, भारी और खूंखार आवाज में चिल्लाकर गर्जना की, स्टॉप इट। रेयांश ने यह वाक्य इतनी ज्यादा तेज, हिंसक और कड़क आवाज में बोला था कि उसकी उस दहाड़ की गूंज से पूरे दीवारें एक सेकंड के लिए थरथरा उठीं। हॉल में बिखरा हुआ वह हंसी का माहौल पल भर में साक्षात मौत जैसे सन्नाटे में बदल गया।
उस आवाज की कड़कपन को अपने कानों पर पड़ते ही आर्विका और विवान दोनों के दोनों भाई बहन अंदर से डर के मारे पूरी तरह से कांप उठे। दोनों की वो शरारत पल भर में हवा हो गई और वे दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल बुद्ध बने अपनी अपनी जगह पर वहीं के वहीं पूरी तरह से थम गए। इफ यू लाइक दिस नॉवल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।